अगर मैं कहूँ कि एक स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैवी मशीन्स और ईंटों से बनी एक पुरानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ने अचानक से एक नई टेक स्टार्टअप जैसी ग्रोथ दिखाई है। हाँ, एग्जैक्टली मतलब आप खुद सोचिए, आमतौर पर ऐसी हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की एक बड़ी फिक्स रफ्तार होती है, एक धीमी और प्रेडिक्टेबल चाल। बिल्कुल। वहां अगर साल दर साल 2 या 4% की ग्रोथ पे मिल जाए ना, तो उसे एक बहुत बड़ी जीत मान लिया जाता है। सही कहा, लेकिन आज हमारे पास जो आंकड़े हैं वो इस पूरी बात को पूरी तरह से पलट देते हैं। मुनाफे में यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जिसे हम पीएटी कहते हैं, हाँ। उसमें सीधे 109% का उछाल आया ओह वाओ, 109%, ये तो या, बहुत बड़ा नंबर है ना। और टोटल रेवेन्यू भी 29% बढ़ गया है। ये आंकड़े सुनकर तो लिटरली ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस धीमी चलने वाली गुड्स ट्रेन में सीधा एक जेट इंजन फिट कर दिया हो। ये नंबर्स वाकई हैरान करने वाले हैं। देखिए, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कोई आसान सेक्टर तो है नहीं जहां आप रातों रात अपना प्रोडक्शन डबल कर लें। राइट। ये सेक्टर बेहद स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है। यहाँ हर एक प्रोसेस को कई सेफ्टी और क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे माहौल में 109% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाना किसी चमत्कार जैसा ही लगता है। और बस यही वजह है कि आज हम जिन सोर्सेज का इतना गहरा विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि साई लाइफ साइंसेज का Q4 FY26 अर्निंग्स कॉल है, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। बिल्कुल। और ये एनालिसिस सिर्फ इन नंबर्स की तारीफ करने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारा मकसद ये समझना है कि इन फैक्ट्री के बंद दरवाजों के पीछे अचानक ऐसा क्या बदल गया है। इस एक कंपनी के इन आंकड़ों के जरिए हम पूरे ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के बदलते हुए भूगोल को समझेंगे। यानी कैसे दुनिया की फार्मा सप्लाई चेन तेजी से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। सही पकड़ा। और कैसे नए इंटीग्रेटेड मॉडल्स इस बदलाव को एक ऐसी स्पीड दे रहे हैं जो पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो मुनाफा आया है ना, ये किसी एक रात का जादू नहीं है या फिर किसी एक ब्लॉकबस्टर दवा की वजह से नहीं आया है। तो फिर आया कहां से? अगर हम इन नंबर्स की गहराई में उतरें तो साफ दिखता है कि प्रॉफिट इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने अचानक अपनी दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, बल्कि इसलिए बढ़ा है क्योंकि इन्हें बिजनेस देने वालों का ढंग, उनकी स्ट्रैटेजी और पूरा का पूरा सप्लाई चेन मॉडल ही परमानेंटली बदल गया है। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने कहा बिजनेस देने वालों का ढंग बदल गया है। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? दुनिया की जो सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, उनका रवैया किस तरह से बदला है? इसे हम सीधे आंकड़ों से समझ सकते हैं। देखिए, ग्लोबल लेवल पर टॉप 25 फार्मा जायंट्स हैं। हाँ, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो पूरी दुनिया में रिसर्च करती हैं। एग्जैक्टली। अब आज की तारीख में इन टॉप 25 में से 19 कंपनीज साई लाइफ साइंसेज की क्लाइंट्स बन चुकी हैं। वेट, 25 में से 19? ये तो बहुत बड़ा चंक हो गया, है ना? और सिर्फ क्लाइंट्स बनने तक बात नहीं रुकी है। उनका जो रिलायंस है, यानी उनका भरोसा और उनकी डिपेंडेंस इस इंडियन कंपनी पर किस लेवल तक बढ़ी है, वो उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन से पता चलता है। अच्छा, वो आंकड़े क्या कहते हैं? FY22 में इन बड़ी ग्लोबल फार्मा कंपनी से आने वाला रेवेन्यू करीब 28% था। हाँ। लेकिन आज FY26 में ये बढ़कर सीधा 49% हो गया है। अरे वाह, 28% से सीधा 49% तक का सफर। हाँ, यानी लगभग आधा बिजनेस अभी सीधा इन टॉप ग्लोबल जायंट से आ रहा है। ये सच में कोई छोटा बदलाव नहीं है। इस नंबर से एक बात तो क्लियर होती है कि बड़ी फार्मा कंपनीज अब अपने छोटे-मोटे काम या सिर्फ बेसिक रॉ मटेरियल्स का काम आउटसोर्स नहीं कर रही हैं। वो अब अपने बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स यहाँ भेज रही हैं। बिल्कुल सही कहा। अर्निंग्स कॉल के हिसाब से दो अहम सेगमेंट्स का जिक्र ज्यादा हुआ है। एक है CRO यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट, जिसमें 24% की ग्रोथ आई है। और दूसरा CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 33% ग्रोथ देखी गई है। राइट। और ये दोनों सेगमेंट्स एक साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये दोनों सेगमेंट्स का एक साथ बढ़ना ही उस इंटीग्रेटेड मॉडल का सबसे बड़ा प्रूफ है जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे। तो इस इंटीग्रेटेड मॉडल को थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे हम? रिसर्च, जैसे जब किसी नए मॉलिक्यूल को लैब में पहली बार ढूंढा जा रहा हो। राइट, लैब स्केल पर। हाँ, और CDMO का मतलब है उस लैब वाले मॉलिक्यूल को फैक्ट्री लेवल पर बनाने का तरीका डेवलप करना और फिर उसे हजारों किलो के स्केल पर मैन्युफैक्चर करना।
बड़ी फार्मा कंपनीज को अब एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो इस पूरे लाइफ साइकिल को एक ही छत के नीचे कंसोलिडेट कर सकें। यानी वो जो पहले वाला मॉडल था वो अब खत्म हो रहा है, जहां डिस्कवरी अमेरिका में हो रही है, डेवलपमेंट यूरोप में और मैन्युफैक्चरिंग किसी तीसरी जगह जैसे चाइना में चल रही है। एग्जैक्टली। उस पुराने बिखरे हुए मॉडल में सबसे बड़ा डर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी लीक होने का होता था। जब आपका सीक्रेट फॉर्मूला 3 अलग-अलग देशों में घूम रहा है तो सालों की रिसर्च चोरी होने का डर हमेशा रहता है ना। बिल्कुल, और बर्बाडों डॉलर्स है ये तो। सही बात है। और इसके अलावा एक फेज से दूसरे फेज में काम ट्रांसफर करने में महीनों बर्बाद हो जाते थे। ये नया इंटीग्रेटेड मॉडल इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ खत्म कर देता है। एक ही पार्टनर अब मॉलिक्यूल के जन्म से लेकर उसके बाजार में आने तक का सारा जिम्मा लेता है। अब अगर इसको टेक इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे एप्पल और टीएसएमसी का रिश्ता होता है। वो कैसे? देखिए, एप्पल खुद माइक्रोचिप्स नहीं बनाता, राइट? बिल्कुल। वो सिर्फ चिप का डिजाइन और आईपी तैयार करता है। बाकी उस कॉम्प्लेक्स चिप को फिजिकली बनाना और मास प्रोड्यूस करने का पूरा काम टीएसएमसी नाम की कंपनी उठाती है, जो एक फाउंड्री है। ओह, दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। यहाँ फार्मा जायंट्स भी वही एप्पल की तरह बिहेव कर रहे हैं और इंटीग्रेटेड सीआरओ और सीडीएमओज उनकी टीएसएमसी बन रही हैं। और इसका सॉलिड नतीजा ये है कि साई लाइफ साइंसेस के पास अभी 34 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स हैं और 11 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो फेज 3 या प्री रजिस्ट्रेशन स्टेज में हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। फेज 3 का मतलब ये है कि ये दवाइयां रेगुलेटरी अप्रूवल के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। और जैसे इन्हें हरी झंडी मिलेगी इनका प्रोडक्शन लाखों करोड़ों की तादाद में करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इस शिफ्ट को सिर्फ बिजनेस के एंगल से नहीं, जियोपॉलिटिक्स के एंगल से भी देखना होगा। दुनिया अभी सीरियसली चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। हाँ, ये टर्म आजकल बहुत सुनने को मिलता है। क्योंकि जैसे पहले सिर्फ एक देश पर पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन निर्भर रहती थी, अब ग्लोबल टेंशन्स और टैरिफ्स के डर से बड़ी कंपनीज अपना रिस्क डिवाइड करना चाहती हैं। हालांकि बायोटेक सेक्टर की फंडिंग में पिछले कुछ वक्त में 52% की रिकवरी आई है, जो अच्छी खबर है। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अभी बड़ी फार्मा कंपनीज ही ड्राइव कर रही हैं, राइट? हाँ, क्योंकि स्टार्टअप बायोटेक कंपनीज तो अभी अपना रास्ता ढूंढ ही रही है मार्केट में। अब यहाँ मैं थोड़ा सा एक काउंटर पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। एक आम धारणा है, बोलिए। जब भी ग्लोबल कंपनीज इंडिया आती हैं तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि उन्हें सस्ता लेबर चाहिए, सस्ती कॉस्ट चाहिए। तो क्या ये इंटीग्रेटेड मॉडल सच में सिर्फ एक कॉस्ट कटिंग का आसान तरीका है, या फिर इंडियन फार्मा सेक्टर ने वाकई एक टेक्निकल मैच्योरिटी हासिल कर ली है जहां लोग मजबूरी में नहीं बल्कि क्वालिटी के लिए आ रहे हैं? ये डाउट बहुत लाजमी है और आम तौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ सस्ते लेबर का खेल होता तो हम बस बेसिक पुरानी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखते। लेकिन सॉसेज यहाँ बहुत क्लियर हैं। अच्छा। बड़ी फार्मा कंपनीज अब एडवांस टेक्नोलॉजीज और नेक्स्ट जनरेशन मोडालिटीज पर काम यहाँ भेज रही हैं, जैसे कि एडीसीज और पेप्टाइड्स। एडीसीज यानी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, राइट? एग्जैक्टली। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टारगेटेड कैंसर थेरेपी में यूज होते हैं। ये स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को ढूंढ कर मारते हैं बिना हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाए। ओह वाह! तो इन्हें लैब में बनाना तो बेहद मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइज कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर एक मामूली सी गलती भी हो गई ना तो पूरा बैच बर्बाद हो जाएगा या किसी की जान भी जा सकती है। पूरी तरह से। तो जब एक ग्लोबल कंपनी ऐसी लाइफ सेविंग और हाईली कॉम्प्लेक्स दवाइयों का काम किसी दूसरी कंपनी को सौंपती है तो वो सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगी। यानी उनकी प्रायोरिटी क्वालिटी और प्रिसिजन है। बिल्कुल। साई लाइफ साइंसेज जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस तरह तेजी से आगे बढ़ना प्योरली इंडियन सीआरओ और सीडीएमओ सेक्टर की टेक्निकल एवोल्यूशन का सबूत है। बड़ी फार्मा कंपनीज तभी हजारों करोड़ का रिस्क लेती हैं जब उन्हें सामने वाले देश के साइंस पर पूरा भरोसा हो। ये पॉइंट वाकई सोचने वाला है। अब चलिए इस डीप डाइव के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। अगर ये इंटीग्रेटेड मॉडल इतना ही हिट हो रहा है और फार्मा जायंट्स पूरा भरोसा दिखा रहे हैं, तो उस 109% प्रॉफिट का अगला स्टेप क्या है? वो अपना पैसा तिजोरी में तो नहीं रखने वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी एम्बिशियस कंपनी ऐसा नहीं करेगी। और अर्निंग्स कॉल में इसका बड़ा ही क्लियर जवाब मिला है। एक बहुत बहुत बड़ा निवेश, यानी एक विशाल कैपिटल एक्सपेंडिचर
जिसे कैपेक्स कहते हैं। हाँ, और वो निवेश कोई छोटा मोटा नहीं है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी FY27 के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने 1100 से लेकर 1300 करोड़ रुपए का अनुमानित कैपेक्स तय किया है। 1300 करोड़, ये तो वाकई बड़ा बजट है। अगर हम इस बजट का ब्रेकडाउन देखें तो लगभग 65% हिस्सा सीधा CDMO सेगमेंट में जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में, और बाकी 35% CRO में जाएगा, यानी अर्ली R&D लैब स्केल को और मजबूत करने के लिए। तो ज्यादा फोकस वॉल्यूम और कैपेसिटी पर है। सही कहा। अगर पूरे 1300 करोड़ को एक अलग एंगल से बांटें तो 75% अमाउंट टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी बढ़ाने पर खर्च होगा। उनका टारगेट है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सीधा 1150 किलो लीटर्स तक ले जाना। 1150 किलो लीटर्स? और जो बाकी 25% पैसा बचेगा वो निवेश नई तकनीक, इंटरनल कैपेबिलिटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जाएगा। अब 1150 किलो लीटर्स की कैपेसिटी होने का मतलब पता है क्या है? फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रिएक्टर्स का दिन रात लगातार चलना। बिल्कुल। ये तो मुझे ठीक वैसी फीलिंग दे रहा है जैसे किसी थिएटर में मूवी आने से महीनों पहले सारी टिकटें एडवांस में बिक चुकी हों और थिएटर का मालिक ऑडियंस के आने से पहले जल्दी जल्दी हॉल में नई सीटें और नई बड़ी स्क्रीन लगवा रहा हो। हाँ, क्योंकि उससे पता है कि डिमांड 100% तय है। एग्जैक्टली। और हमारे सोर्सेज भी यही बता रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जो ये नए टैरिफ्स लगने का डर और बाकी टेंशन्स चल रही हैं, इसकी वजह से ग्लोबल क्लाइंट्स अब किसी इमरजेंसी से बचने के लिए लंबे और स्ट्रक्चर्ड डील्स पर साइन कर रहे हैं। वो अब लास्ट मिनट मार्केट पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। आपकी मूवी थिएटर वाली एनालॉजी यहाँ पूरी तरह से फिट होती है। असल में अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने एक बड़ा ही स्पेसिफिक टर्म यूज किया है, साइंस लेड कैपेसिटी एक्सपेंशन। साइंस लेड, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ यहाँ? इसका मतलब है कि मैनेजमेंट हवा में तीर नहीं चला रही है। वे बस उम्मीद पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ा लो, ऑर्डर आ जाएंगे। अच्छा। साइंस लेड एक्सपेंशन का सीधा सा लॉजिक है कि उनके अपने क्लाइंट्स के साथ इंटीग्रेटेड पार्टनरशिप्स हैं। क्योंकि वो मॉलिक्यूल को एकदम लैब स्टेज से हैंडल कर रहे हैं, उन्हें अपने क्लाइंट्स की आने वाली पाइपलाइन साफ साफ दिख रही है। यानी उन्हें आज ही पता है कि अगले 2-3 साल में क्या बनने वाला। हाँ, उन्हें पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल क्लिनिकल ट्रायल्स पास करके कमर्शियल फेज में आने वाला है और तब उसके लिए कितने हजार लीटर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहिए होगी। तो उनका जो ये 1300 करोड़ का निवेश है वो एक्चुअल कॉन्क्रीट डेटा पर बेस्ड है। लेकिन देखिए, एक बिजनेस एंगल से मुझे यहाँ एक थोड़ा डाउट है। क्या? जब कोई कंपनी अचानक से हजारों करोड़ का कैपेक्स करती है, इतनी तेजी से प्लांट्स लगाती है, नए लोग हायर करती है, नए प्रोसेस सेट करती है, तो नेचुरली ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज तो आएंगी ना? बिल्कुल। स्केल करने पर शुरुआती लागत तो बढ़ती ही है। वही तो। अभी उनका ईबिटा मार्जिन यानी कोर ऑपरेशंस वाला मुनाफा लगभग 30% को टच कर रहा है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 30% मार्जिन मिलना शानदार होता है। हाँ, राइट। लेकिन जब इतना मैसिव स्केल अप होगा तो रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो क्या ये 30% वाला मार्जिन सस्टेन हो पाएगा? क्या मैनेजमेंट ने इस रिस्क को फैक्टर इन किया है? आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि अर्निंग्स कॉल में जो टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, उन्होंने भी ठीक यही सवाल मैनेजमेंट पर दागा था। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैनेजमेंट ने बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट किया है कि जब फाइनेंशियल ईयर 27 के पहले हाफ में यानी H1 FY27 में जब ये नई कैपेसिटी शुरू होगी तो थोड़ी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और शुरुआती लागत बढ़ना बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। हाँ, खाली फैक्ट्री चलाने का भी तो बिल आता ही है। सही कहा। लेकिन इन शुरुआती झटकों के बावजूद मैनेजमेंट ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि वो 28 से 30% का एबिटा मार्जिन आराम से मेंटेन कर लेंगे। वेट, इतना कॉन्फिडेंस? बिजनेस में हवा के रुख पर इतनी गारंटी तो नहीं दी जा सकती। जरूर कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी होगी इसके पीछे, है ना? 2 सबसे बड़े कारण हैं इसके पीछे। पहला तो वही उनका इंटीग्रेटेड मॉडल, जहां लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिससे उनकी इनकम प्रिडिक्टेबल रहती है। राइट। और दूसरा और सबसे मेन कारण है इन कॉन्ट्रैक्ट्स का स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री में इसे ओपन बुक प्राइसिंग कहते हैं। ओपन बुक प्राइसिंग, इसमें क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर अचानक से किसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल या लेबर चार्ज एक्सपेक्टेड से बढ़ जाता है तो वो बढ़ी हुई कॉस्ट लीगली और ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक क्लाइंट पर पास हो जाती है। ओह वाओ,
यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। बिल्कुल। दोनों पार्टीज को कॉस्ट स्ट्रक्चर का सारा डेटा क्लियर दिखता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपनी पॉकेट से लागत बढ़ने का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। उनका मुनाफा और उनका मार्जिन हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि उन्होंने अपना एक्सपेंशन प्लान हवाई के लिए बनाकर नहीं किया है। एकदम सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और रिस्क प्रोटेक्टेड मॉडल्स बनाए हैं। ये सच में एक मैच्योर स्ट्रैटेजी लगती है। हाँ, लेकिन अब चलिए उस 1300 करोड़ बजट के उस दूसरे हिस्से पर आते हैं, वो जो लगभग 25% हिस्सा था, जो नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खर्च होने वाला है। पर्सनली मुझे लगता है कि आने वाले सालों में यही इनका असली गेम चेंजर बनेगा। मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ। इस डीप डाइव का ये सबसे फ्यूचर ओरिएंटेड और एक्साइटिंग हिस्सा है। अक्सर होता क्या है कि कंपनीज एआई के नाम पर बस मार्केट से थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर खरीद लेती हैं। हाँ, बस दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ अप्रोच बहुत अलग और गहरी है। कंपनी का एम सिर्फ डिजिटल टूल्स खरीदना नहीं है, वो अपने कोर इंटरनल प्रोसेसेस को एआई नेटिव बनाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने साई एकेडमी नाम का एक इंटरनल R&D ट्रेनिंग सेटअप शुरू किया है। साई एकेडमी, ये किसी कॉलेज जैसा है क्या? एक तरह से। और इस एकेडमी को लीड करने के लिए उन्होंने किसी टिपिकल आईटी प्रोफेशनल को नहीं, बल्कि एक लीडिंग ग्लोबल फार्मा कंपनी के एक्स रिसर्च हेड को लाया है। ओ, यानी एक प्योर साइंस बैकग्राउंड का इंसान एआई को लीड कर रहा है। एग्जैक्टली, ताकि नई पीढ़ी के केमिस्ट्स और साइंटिस्ट्स को R&D लैब्स में इन नए एआई टूल्स के साथ नेचुरली काम करने के लिए ट्रेन किया जा सके। देखिए, मैं यहाँ पूरी तरह ईमानदार रहूंगा। मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। स्केप्टिकल क्यों? आजकल आप किसी भी कंपनी की अर्निंग्स कॉल उठा लीजिए, चाहे वो जूते बनाते हों या स्टील, हर सीईओ आकर अपनी स्पीच में 10 बार एआई शब्द बोलता है। हाँ, ये तो है। अक्सर ये सिर्फ स्टॉक प्राइस बढ़ाने का एक PR स्टंट होता है। तो क्या फार्मा के इन रियल डर्टी लैब्स में एआई सच में कुछ ग्राउंड लेवल पे रेवोल्यूशनाइज करेगा, या ये बस एक बजी पावर पॉइंट स्लाइड बनकर रह जाएगा? मैं आपका स्केप्टिसिज्म बिल्कुल समझती हूँ। मार्केट में सच में एआई की हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में एआई का प्रैक्टिकल यूज़ थोड़ा अलग होता है। अगर हम ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो एआई का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा मीडिया में ग्लैमरस दिखाया जाता है, वो है नए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कंप्यूटर स्क्रीन पर डिज़ाइन करना। हाँ, कि एआई ने दवा बना दी। पर सच्ची बात यह है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइंग बनाने से दवा थोड़ी ना बन जाती है। असली सबसे मुश्किल और सबसे महंगा काम होता है उस ब्लूप्रिंट वाले मॉलिक्यूल को एक्चुअल केमिस्ट्री लैब में फिजिकली सिंथेसाइज करना और फिर उसे फैक्ट्री के बड़े स्केल पर सेफली बनाना। यानी आप कह रही हैं कि ब्लूप्रिंट बनाने से ज्यादा मुश्किल उस बिल्डिंग को खड़ा करना है। पूरी तरह से। तो इस फिजिकल स्केल अप में ऐसी क्या परेशानियां आती हैं जिन्हें एआई सॉल्व कर रहा है? अगर थोड़ा बेसिक साइंस में जाएं, जब एक केमिस्ट लैब में एक छोटे से फ्लास्क में 10 ग्राम दवा बनाता है ना, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना या रिएक्शन की हीट को निकालना काफी आसान होता है। राइट, फ्लास्क तो छोटा होता है। लेकिन जब आप वही सेम प्रोसेस एक फैक्ट्री में एक 5000 लीटर के इंडस्ट्रियल रिएक्टर में करते हैं, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। हीट आसानी से बाहर नहीं निकल पाती, प्रेशर अलग बिहेव करता है। अच्छा। कई बार तो ऐसे नए केमिकल बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो पूरी दवा को बर्बाद कर सकते हैं, या फिर वर्स रिएक्टर में एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इस पूरे सफर को लैब टू प्लांट ट्रांसलेशन कहते हैं। ओह, तो इसमें बहुत एरर्स होते होंगे पहले ये पूरा सिस्टम प्योरली ट्रायल एंड एरर पर चलता था। महीनों लग जाते थे और करोड़ों रुपए वेस्ट होते थे। एआई यहाँ इस केमिस्ट्री और फिजिक्स के गैप को ब्रिज करता है। ओह, तो अगर मैं इसे आसानी से समझूं, तो अब कंपनी को रियल रिएक्टर में केमिकल डालकर फेल होने की जरूरत नहीं है। उनका एआई सिस्टम उन पैरामीटर्स को, जैसे हीट और प्रेशर को, पहले ही सिमुलेट कर लेगा। राइट? एकदम सही। और एआई केमिस्ट को पहले ही बता देगा कि देखो भाई, जब तुम इसे 5000 लीटर पर करोगे तो रिएक्शन फेल हो जाएगा, इसलिए अभी से हीट को ठीक कर लो। अगर वाकई ऐसा है तो ये तो सच में ग्रेट इक्वलाइजर है जो टाइम और पैसा दोनों बचा लेगा। एग्जैक्टली। एक केमिस्ट्री प्लांट में वक्त ही पैसा है। एआई जब इन कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करेगा तो वो उस लैब टू प्लांट ट्रांसलेशन को फास्ट और लगभग एरर फ्री बना देगा। और हाँ, मैनेजमेंट ने एक बात और क्लियर की है। क्या? उन्होंने एआई फ्रेमवर्क को ऐसे डिजाइन किया है कि उसमें कस्टमर के डेटा की सिक्योरिटी सबसे ऊपर हो। एआई डेटा से ही तो सीखता है,
तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी एक क्लाइंट की दवा का सीक्रेट फॉर्मूला गलती से किसी और के एआई मॉडल में चला ना जाए। ये तो बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। हाँ, तो ये क्लियरली दिखाता है कि उनका एआई इंटीग्रेशन सिर्फ हवाई नहीं है, बल्कि ऑपरेशंस के डीपली इंटीग्रेटेड और सिक्योर हिस्से के रूप में चल रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस को अगर हम एक थोड़े बड़े दायरे में रखकर देखें तो साफ समझ आता है कि हम यहाँ बस एक कंपनी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हमने इन आंकड़ों के जरिए देखा कि कैसे दुनिया का बिखरा हुआ फार्मा सप्लाई चेन अब इंटीग्रेटेड मॉडल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमने देखा कि 19 सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज अपना भरोसा सिर्फ सस्ती लेबर के लिए नहीं, बल्कि टॉप टियर साइंस और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए दिखा रही हैं। और वो जो हजारों करोड़ का साइंस लेड निवेश है और केमिस्ट्री लैब के ग्राउंड लेवल पर जो एआई का इंटीग्रेशन है, ये सब ठोस प्रूफ है कि ग्लोबल फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का एपिसेंटर वाकई धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और इन सब बातों का रिलेवेंस क्या है? ये शिफ्ट सिर्फ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स या स्टॉक प्राइसेस तक तो सीमित नहीं रहने वाला। इसका सीधा असर किसी भी आम इंसान की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सही कहा। सोचकर देखिए, जब भी किसी नई बीमारी का इलाज ढूंढा जाता है या कोई टारगेटेड कैंसर दवा बनती है, तो सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? यही कि दवा जल्दी और सस्ते दाम पर मार्केट में कैसे आएगी। एग्जैक्टली। और वो दवा कितनी जल्दी लैब से निकलकर मरीज तक पहुंचेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन सीडीएमओ लैब्स में और इन इंटीग्रेटेड मॉडल्स में काम कितनी तेजी से हो रहा है। अगर एआई लैब टू प्लांट का वक्त सालों से कम करके महीनों पर ला देता है, तो अल्टीमेटली एक सस्ती लाइफ सेविंग दवा बनकर बाहर आएगी, और ये फायदा पूरी इंसानियत का है। बिल्कुल। लेकिन इन आंकड़ों और तकनीक की इस चर्चा के बाद एक बिल्कुल नया, थोड़ा क्रेजी सा विचार मेरे दिमाग में आया है। अच्छा, कैसा विचार? आज इस पूरी बातचीत में हमने बड़ी फैक्ट्रीज की बात की। हमने देखा कि 1150 किलोलीटर जैसी मैसिव कैपेसिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ लगाए जा रहे हैं। यानी हर चीज को एक ही जगह पर लाकर स्केल अप करना, ठीक उस भारी भरकम ट्रेन की तरह। राइट, सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन जरा सोचिए, अगर एआई वाकई आने वाले वक्त में मॉलिक्यूल बनने के प्रोसेस को इतना प्रिसाइज और एरर फ्री बना देता है, अगर एआई को हर एक छोटे बड़े केमिकल रिएक्शन का आउटकम पहले से ही पता हो, तो क्या फ्यूचर में हमें इन हजारों किलोलीटर्स वाली मेगा फैक्ट्रीज की सच में जरूरत पड़ेगी भी? ओह, ये तो बहुत ही अलग दिशा में सोच रहे हैं आप। अगर केमिस्ट्री डिजिटल हो गई, तो फिजिकल प्रोडक्शन स्केल की जरूरत ही क्या रहेगी? वही तो मैं सोच रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले 20 या 30 सालों में दवाइयों का प्रोडक्शन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए? जैसे हर शहर में अपनी एक लैब हो। एग्जैक्टली। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां मेडिसिन के बड़े बड़े कार्गो शिप्स दूसरे देशों से ना आते हों, बल्कि हर शहर के अंदर छोटी हाइपर एफिशिएंट एआई ड्रिवन लैब्स लगी हों। वहां कोई इंसान नहीं, सिर्फ स्मार्ट मशीनें हों। और वो हॉस्पिटल की जरूरत के हिसाब से ब्लूप्रिंट डाउनलोड करें। हाँ, क्लाउड से दवा का डिजिटल फुटप्रिंट डाउनलोड किया और वहीं के वहीं तुरंत कस्टम दवा सिंथेसाइज कर दी। शायद आने वाले कुछ दशकों में उन बंद फैक्ट्री डोर्स के पीछे हजारों वर्कर्स नहीं होंगे, बल्कि बस एक हाइपर लोकल अजाइल टेक लैब की आवाज होगी। ये वाकई फार्मा का चेहरा पूरी तरह बदल देगा, और आज के ये आंकड़े उस फ्यूचर की पहली ईंट बन रहे हैं। बिल्कुल। और इस गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ हम अपना ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ने और समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।